जी दोस्तों नमस्कार। आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आपके सामने मैं रूबरू हो रहा हूं और आज साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने लेकर आया हूं। और अब तय मानिए आप यदि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो निश्चित है आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और साथ ही साथ आपको यह समझ में आएगा कि आखिर फिजिक्स के कोई भी परिभाषा बनती है तो वह कैसे बनती है तथा उसके फार्मूलाज जो बनते हैं उनको भी डिराइव करना आज आप सीखिएगा। तो दोस्तों रियली मैं बता रहा हूँ आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों हमारी वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्तापूर्वक मटेरियल आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों आज का सेशन रियली महत्वपूर्ण होने वाला है और पूरे के पूरे अगर आप इस सेशन को देखते हैं तो रियली आपके अंदर के परिवर्तन आपके अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए आपसे केवल हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर आप किसी एग्जाम को प्रिपरेशन देख कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं फिर भी फिजिक्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपके अंदर निश्चित ही कुछ अलग परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कुछ भी किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे कोई नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों अब सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे हम फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण राशियाँ और कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलाज जो हमें पूरी फिजिक्स में काफ़ी मदद करेंगे। और दोस्तों इस लेक्चर से आपके एग्जाम में और चाहे वो बीपीएससी का हो या यूपीपी रेडियो ऑपरेटर का हो, इन दोनों एग्जाम या अन्य कोई भी एग्जाम जो फिजिक्स से रिलेटेड होता है उन सारे एग्जामों में आज के केवल सेशन से 3 से 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण देखने को अवश्य मिलते हैं। इसलिए दोस्तों आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। तो ये है दोस्तों क्षेत्रफल और आयतन। हम जानेंगे हकीकत ज्ञान से आखिर क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। आप सभी को विदित है कि क्षेत्रफल का हमारा फार्मूला होता है यल इंटू बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, जबकि आयतन का हमारा फार्मूला होता है क्या होता है दोस्तों ए इंटू एच या यल इंटू बी इंटू एच। जानेंगे यह क्या लिखा गया है और यह क्या होता है, इसको हकीकत ज्ञान से समझने की दोस्तों तुरंत कोशिश करते हैं। चलिए तो दोस्तों जानेंगे कि आखिर आयतन क्या क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों आप ये मान लीजिए एक आयत है, इस आयत की लंबाई देखा जाए तो यह लंबाई यल है और चौड़ाई देखा जाए तो चौड़ाई हमारा बी है। इस आयत की लंबाई हमारा यल हुआ जो यहाँ से यहाँ तक हम आपको दिखा रहा है यल, और हमारा बी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम आपको डिनोट कर रहा है। दोस्तों अगर इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि वह वस्तु जितना स्थान घेरती है उस स्थान को क्षेत्रफल कहते हैं। यानी यह वस्तु अगर मान लीजिए किसी जमीन पर पड़ी हुई है तो यह वस्तु टोटल कितना स्थान घेरी है, यानी ये टोटल स्थान जो घेरी है इस टोटल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल का सीधे सीधे मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है वह अपने स्थान को कितना घेरी हुई है यह हमें इंगित करता है। तो दोस्तों मान लीजिए इसका लेंथ क्या है, हमारा यल है। मान लीजिए कि इसका मान 10 मीटर है, यानी 10 मीटर कोई वस्तु क्या है, लंबी है। और यह वस्तु 5 मीटर क्या है ऊपर से लेकर नीचे यहाँ पर दिखाया गया है जो कि चौड़ाई को इंगित करता है। ये मानते हैं कि 5 मीटर चौड़ी है। तो होता क्या है कि 10 मीटर लंबी है तो मानते हैं 5 मीटर चौड़ी है। तो 5 मीटर बराबर हम क्या करते हैं, एक टुकड़े को इसको 5 हिस्सों में काटते हैं। इसको 5 हिस्सों में काटेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो देखिए 1 2 और समान मात्रा में काटेंगे। दोस्तों मान लीजिए समान मात्रा में कट रहे हैं, ये 5 हिस्सों में बदल गए। देखिए वो 1 2 3 4 और 5 हिस्सों में ये बदल गए हैं। और ये पाँचों हिस्सा जो है दोस्तों कि 1 मीटर को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, यह भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। तो ये टोटल ये 10 मीटर और ये हमारा क्या है 1 मीटर। यह हमें क्या इंगित कर रहा है कि हमारा यह क्षेत्रफल कितना है, यह 10 मीटर लंबाई है और 1 मीटर चौड़ाई। तो ये क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, नहीं, यह क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, ये क्षेत्रफल हमारा होता है 10 मीटर स्क्वायर। 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। और यह 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दोस्तों कई भागों में बटा है, बताइए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, कुल 5 भागों में बटा है। तो इस क्षेत्रफल को हम अगर 5 बार जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 50 मीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कुछ और नहीं है बल्कि एडिशन का ही शॉर्ट फॉर्म है जो तुरंत क्या करता है, इमीडिएटली उसको एक रूप में बदल देता है तुरंत। यानी इसको 5 बार जोड़ने के बजाय हम सीधे अगर 5 से गुणा कर दें तो सीधे हमारा 50 मीटर मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों क्या करते हैं, इसलिए हम पूरे एरिया को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लंबाई और चौड़ाई से हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आपको आज यह बात समझ में आई होगी कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है और क्यों इसका सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आयतन का सूत्र क्या होता है। दोस्तों इस पूरे सेशन को आप आंख से विजुलाइज करने की कोशिश करें, हकीकत ज्ञान से समझने की कोशिश करें दोस्तों, तभी जाकर ये बात समझ में आए। दोस्तों मैंने आयतन क्या बताया कि यह हमारा लंबाई को इंगित करता है, यह हमारा चौड़ाई को इंगित करता है और क्षेत्रफल हमारा कैसा यल इंटू बी हुआ, यह हमने देखा। हम जानेंगे आयतन क्या होता है। दोस्तों आयतन कुछ नहीं, हमने जो क्षेत्रफल पढ़ा है वो उस क्षेत्रफल में हम अगर हाइट से गुणा कर दे या गहराई से गुणा कर दे तो हमें आयतन प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्षेत्रफल और आयतन में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों आयतन का मतलब यह होता है कि कोई वस्तु टोटल कितना स्थान घेरी हुई है या कोई वस्तु कुल कितने मटेरियल से मिलकर जो बनी है उसके टोटल जगह कितना घेरी हुई है। क्षेत्रफल में भी तो यह जगह घेरने की बात आती है, आयतन में भी बात आती है, लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 2 डायमेंशनल होता है, जबकि हमारा आयतन क्या होता है 3 डायमेंशनल होता है। यह भी जगह घेरने की बात ही होती है। किसी वातावरण में हमारा जगह जो घेरा रहता है वो उसी के बाद आयतन भी करता है और एरिया भी करते हैं, लेकिन 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल कहने का मतलब ये होता है दोस्तों ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में ही इसका काम हो जाता है, लेकिन ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के साथ साथ एक
और दिशा को रिप्रेजेंट करता है, या तो यह वह दिशा ऊपर की तरफ होगा या जस्ट इस बोर्ड के अंदर की तरफ होगा, जो कि मैंने दोस्तों फिजिक्स में आपको सदिश राशि में बताया ही था। तो इस प्रकार की आकृति जो कि आपको पकड़ने में आ जाए, वो आयतन के अंदर इंगित होती है, आयतन के अंदर उसको गिना जाता है। जो भी वस्तु आपको पकड़ में आ जाता है, पकड़ा जाता है, बढ़िया से पकड़ कर आप इधर उधर घुमा सकते हैं, वो हमारा आयतन के अंतर्गत आता है, वो आयतन के बराबर हमारा अपने स्थान को घेरता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घेरने के साथ साथ आपके जेड अक्ष के अक्ष को भी कुछ स्थान को घेरता है। जैसे आप देखिए, अगर आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि ये क्या है, ये तो हमारा आयत है, ये आयत है जो 2 डायमेंशनल है दोस्तों। लेकिन यह आयत जिसके हमने क्षेत्रफल देखा था, यानी कितना स्थान घेरा था, यल इंटू बी स्थान को घेरा था, यानी टोटल हमारा यल इंटू बी स्थान को घेरा था। लेकिन यह एल इंटू बी कितने ऊंचाई तक है दोस्तों, तो कुल यल इंटू बी यच ऊंचाई तक है। यल इंटू बी कितनी ऊंचाई तक है, यच ऊंचाई तक है। तो हमने अभी आपको बताया कि मान लीजिए कि यल का मान हमारा 10 मीटर हो और बी का मान हमारा 5 मीटर हो, तो इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट किए, तो दोस्तों यल इंटू बी यानी 10 इंटू 50 करती है, यह स्थान हमारा घेरा है। लेकिन दोस्तों यह स्थान तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में ही हमारा ज्ञात हुआ, यह स्थान यानी यह परत जो है हमारा क्या आया 50 मीटर स्क्वायर, यह परत हमारा तो एक ही लेयर को बता रहा है, एक ही लेयर के एरिया को घेरा हुआ बता रहा है। लेकिन यह लेयर कुल कितने दूरी तक ऊपर तक है दोस्तों, तो कुल यच ऊंचाई तक है। मान लेते हैं कि यच ऊंचाई का मान हमारा कितना है दोस्तों, तो मान लेते हैं हमारा 6 मीटर है। तो अगर हम इसको 6 भागों में दोस्तों बराबर बराबर बांटते हैं, तो यह एरिया कुल कितने पार्टों में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, कुल 6 पार्टों में हमारा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, कुल 6 लेयर हो जाएंगे। इसलिए टोटल हमें अगर इसके स्थान को घेरने की बात में आएगी तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि नीचे एक लेयर में कुल कितना स्थान घेर रहा है, तो यल इंटू बी यानी हमारा कितना घेर रहा है 10 इंटू 5 यानी 50 मीटर स्क्वायर हमारा स्थान घेर रहा है। लेकिन यह कुल कितने ऊंचाई तक ऊपर तक घेर रहा है दोस्तों, तो मान लीजिए 6 मीटर है, तो इसको 6 भागों में बांटे हैं, तो यह एरिया लगभग 6 ऊंचाई तक 6 मीटर ऊंचाई तक 6 भागों में ऊपर जा रहा है। तो टोटल अगर निकालिए तो जाहिर सी बात है कि 50 को हमें 6 बार जोड़ना पड़ेगा, 50 को 6 बार जोड़ना पड़ेगा, या डायरेक्ट हम उस 50 में हम 6 से गुणा कर दें तो भी हमें कैलकुलेट हो जाएगा कि टोटल स्थान यह कितना घेरा है यह वस्तु। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि हमारा जो किसी भी जो त्रिविमीय आकृति होती है या 3 डायमेंशनल आकृति होती है, उसके पहले क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। तो हमने क्षेत्रफल को ज्ञात कर लिया, तो इसका निकला यल इंटू बी, और फिर क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं यह क्षेत्रफल कहाँ तक गया, कि हमने कितने ऊपर तक गया है, तो यह क्षेत्रफल हमारा यह ऊंचाई तक गया है, इसलिए उसकी ऊंचाई से हम गुणा करेंगे। कुल मिलाकर हम आयतन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल है वो 2 डायमेंशनल है, यानी क्षेत्रफल यह आकृति कितनी ऊंचाई तक गई है, तो यह मीटर ऊंचाई तक गई है। तो टोटल एरिया में ज्ञात करने के लिए टोटल हमें क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आयतन का हमारा सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यह भी आयतन का हमारा सूत्र होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, अभी हमने प्रूव किया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इस प्रकार से हमारा आयतन का हमारा फार्मूला निकल कर आता है। दोस्तों आप फार्मूला तो निश्चित ही पढ़ते होंगे, लेकिन दोस्तों हकीकत ज्ञान से उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। अगर विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप फिजिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल को आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हकीकत ज्ञान से समझ जाइएगा। तो दोस्तों आप देखते हैं इसका मात्रक क्या होना चाहिए। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है, इसलिए टोटल का मात्रक क्या हो जाएगा, बोलिए, लंबाई गुना चौड़ाई अगर गुना किया जाए यानी मीटर इंटू मीटर, तो हमारा क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक हमारा मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ आयतन का देख लीजिए, आयतन में लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर, अतः 3 बार गुना हुआ यानी मीटर क्यूब इसका हमारा आयतन होता है। दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि द्रव्यमान vs घनत्व, यानी द्रव्यमान और घनत्व में क्या हमारा डिफरेंस होता है। दोस्तों अभी हमने एक घनाभ बनाया था और उस घनाभ को देखते हैं। दोस्तों ये घनाभ है, मान लीजिए कोई ये वस्तु है जो घनाभ आकार की हमारी है, ये टोटल क्या है दोस्तों, घनाभ आकार की यह कोई वस्तु है। तो अब हम बात करते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है और ये हमारा घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है। दोस्तों यह वस्तु जो निर्मित हुई है पदार्थों से बनकर ही निर्मित हुई है, कणों से बनकर ही निर्मित हुई है, अणुओं से मिलकर ही निर्मित हुई है। तो यह जो अणुओं या कणों से मिलकर बनी है, इस कण की मात्रा जो होती है वही द्रव्यमान कहलाती है। बात समझ में आई दोस्तों। तो द्रव्यमान क्या होती है, तो द्रव्यमान होती है कि कोई यदि वस्तु है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी ना किसी या कई कणों से मिलकर हमारी बनी होगी, तो उस कणों की मात्रा ही, उस कणों की क्वांटिटी ही हमारी द्रव्यमान को बताती है। कुल सीधे अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो कोई वस्तु जिन पदार्थों से निर्मित हुई है उस पदार्थ की मात्रा, उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही द्रव्यमान कहलाती है। यानी द्रव्यमान कुछ नहीं है दोस्तों। आपने जो आयतन पढ़ा, आयतन में क्या पढ़ा, आयतन आपने पढ़ा कि यह वस्तु जो ये टोटल स्थान घेरी है वो भी 3 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशन में जितना स्थान घेरी है, यानी 2 डायमेंशनल हमारा ये हुआ और 3 डायमेंशन हमारा ऊंचाई हो गई। तो 3 डायमेंशन में जो स्थान घेरी हुई है उस स्थान को हम आयतन कहते हैं। लेकिन वह वस्तु किन्हीं पदार्थों से मिलकर बनी होंगी, उस पदार्थ की कुल मात्रा को ही उस वस्तु का द्रव्यमान हम नाम से जानते हैं। दोस्तों अब समझते हैं द्रव्यमान को, हम बड़ी बात समझ गए कि द्रव्यमान और घनत्व में एक अंतर क्या होता है, आखिर घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। तो बात को समझिएगा कि वस्तु की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं और उस द्रव्यमान का मात्रक दोस्तों द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, इसलिए द्रव्यमान का मात्रक हमारा होता है किलोग्राम। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है, यानी हम समझ जाएंगे कि वह वस्तु में 1 किलोग्राम हमारा
मटेरियल हमारा उसमें उपस्थित है। दोस्तों ये केजी जो हम पढ़ते हैं, मात्रक पढ़ते हैं, ये हमें कैलकुलेशन करने के लिए पढ़ते हैं, हमारा दिमाग अच्छे से समझने के लिए ये समझ में आता है। मान लीजिए कोई वस्तु 3 kg का है, कोई वस्तु 2 kg का है, ये आंकी का मान हम लोगों को समझने के लिए दिया गया है, ताकि हम कह दें कोई वस्तु का द्रव्यमान 3 kg है और किसी का 2 kg है, तो हमें थोड़ा समझ में आ जाएगा कि वस्तु ज़्यादा भारी होगी, ज़्यादा वजन होगा और ये थोड़ा सा कम होगी। तो हमें वस्तुओं के ये जो मात्रक होते हैं ये हमें ज्ञान देते हैं कि हमें वास्तव में वस्तु की स्थिति क्या है। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बात नहीं, अब बात समझते हैं कि घनत्व द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि घनत्व का हमारा घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी डी बराबर होता है द्रव्यमान यानी मास बटा आयतन, आयतन को वो कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में वैल्यू। तो अब समझते हैं दोस्तों, फिजिक्स में आपको मैंने पहले ही बताया था, फिजिक्स में हम समझेंगे कि यह फिजिक्स की फॉर्मूला कैसे बनती है। और यह दोस्तों हमने 2 वस्तुओं को लिया है, वस्तु 1 वस्तु 2, इस वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है और दूसरे वस्तु का भी घनत्व हमारा 5 kg है। अब बात करते हैं आखिर द्रव्यमान और घनत्व में क्या रिलेशन होता है। दोस्तों अभी हमने बताया कि डेंसिटी बराबर हमारा होता है हमारा मास, यानी द्रव्यमान एक प्रकार का मास ही है, लेकिन इस द्रव्यमान को हम क्या कर दिए, लिमिटेड कर दिए हैं। किससे तुलना करके, तो एक आयतन को बीच में लाकर इस मास को लिमिटेड कर दिए हैं। यानी डेंसिटी हमारा क्या बताएगा दोस्तों, फिजिक्स में किसी से भी भाग होता है तो याद रखिएगा कि भाग का मतलब एकांक, एकांक का मतलब होता है कि जैसे अगर डी बराबर m बटा v है तो इसका मतलब हुआ है कि इस एकांक में इसकी स्थान क्या है, मानी इसके एकांक मान में इसकी वैल्यू क्या है। दोस्तों कोई भी मान लीजिए फिजिक्स के फार्मूला में कुछ भी ऊपर आ गया, नीचे कुछ भी आ गया, तो हम समझेंगे कि इसकी एक वैल्यू में इसकी वैल्यू क्या है, उसी को ये वाला हम पार्ट कहेंगे। यानी यहाँ डी बराबर m बटा v है, इसका मतलब क्या हम समझेंगे, डी बराबर m बटा v का मतलब हम ये समझेंगे कि v का मतलब आयतन, एकांक आयतन। एकांक आयतन बोले तो दोस्तों जैसे अगर आयतन का मात्रक अगर मीटर मानते हैं तो 1 मीटर क्यूब में हमारा उस वस्तु का कितना द्रव्यमान है। तो 1 मीटर क्यूब, मान लो तो कोई वस्तु बहुत लंबी है, उसका क्षेत्रफल हमारा 10 मीटर क्यूब है, तो 10 मीटर क्यूब है। अब वो मान लीजिए 10 मीटर क्यूब और 20 kg का है, 20 kg का है, तो 20 kg हमारा क्या बता रहा है, 20 kg यह बता रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान है। लेकिन हम अगर 1 मीटर क्यूब में इसका द्रव्यमान जानने की कोशिश करें, 1 मीटर क्यूब मान लीजिए कि यही हमारा इसका एरिया हमारा जो है 10 मीटर क्यूब है, इसका एरिया 10 मीटर क्यूब है और इसका एरिया दोस्तों मान लेते हैं, इसका एरिया 10 मीटर क्यूब है और इसका एरिया मान लेते हैं क्या मान लेते हैं 2 मीटर क्यूब है। इसका एरिया 2 मीटर क्यूब है, इसका एरिया 10 मीटर क्यूब है और ये हमारा कितने kg का है, तो दोस्तों दोनों को मान लेते हैं कि ये भी 50 kg का है और ये भी हमारा 50 kg का है। दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं आखिर घनत्व हमें क्या जानकारी देता है, तो घनत्व हमें क्या जानकारी देता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 50 kg का, ये हमारा 50 kg का, ये तो द्रव्यमान हमें पता चल गया, लेकिन ये वस्तु बड़ी है, ये वस्तु छोटी है, तो द्रव्यमान पता चल गया, लेकिन उसके पूरी अस्तित्व की जानकारी अगर हमें जाननी होगी तो हमारा डेंसिटी आता है। डेंसिटी क्या बता देता है, तो डेंसिटी बता देता है कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो प्रति एकांक आयतन में कितना है। देखिए दोस्तों इससे क्या बेनिफिट मिल जाता है, तो मान लीजिए कि दोनों वस्तु 50 kg का है, एक वस्तु के लिए हम डेंसिटी निकालते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, तो 1 मीटर क्यूब में कितना हमारा वजन, कितना हमारा द्रव्यमान है, तो 50 में हम क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 kg पर मीटर क्यूब, हमारा D1 निकला। और D2 अगर दूसरे वस्तु की अगर बात करेंगे तो ये भी तो 50 kg का है, लेकिन इसका आयतन क्या है 2 मीटर क्यूब है, इसका निकालेंगे तो हमारा 25 kg पर मीटर क्यूब हमें निकलेगा। तो दोस्तों हमारा क्या ये बता रहा है, ये बता रहा है कि यह वस्तु जो पहली है वो 1 मीटर क्यूब अगर स्थान का निकाला जाए तो 5 kg का होगी, और यह अगर इसका आयतन 1 मीटर क्यूब हटा दिया जाए, 1 मीटर क्यूब लिया जाए तो 25 kg की होगी। यानी जाहिर सी बात है कौन ज़्यादा ठोस होगी, कौन ज़्यादा मजबूत होगी। जाहिर सी बात है कि यह भी 1 मीटर क्यूब में हमारा द्रव्यमान बता रहा है, यह भी 1 मीटर क्यूब में द्रव्यमान बता रहा है, तो इससे हम रिलेशन निकाल लेते हैं कि फलाना वस्तु काफ़ी ठोस और मजबूत होगी। क्यों मजबूत होगी, क्योंकि यह 1 मीटर क्यूब में यह वजन हमारा दिखा दे रही है कितना, तो हमारा 25 kg का दिखा दे रही है। यह 1 मीटर क्यूब में कितना दिखा रही है, 1 मीटर क्यूब स्थान जो गिरता है स्थान, उसमें अगर यह देखते हैं तो यह केवल 5 kg दिखा रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों डेंसिटी हमें क्या जानकारी देता है, जानकारी देता है कि दो वस्तु है तो दो वस्तु के बीच हमारे बीच कंपेरिजन हमें देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी और नेक्स्ट चीज़ इसमें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं, एक लाइन में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब समझ में आ गई कि द्रव्यमान कुछ नहीं, किसी वस्तु के पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको द्रव्यमान कहते हैं। घनत्व भी कुछ नहीं है, घनत्व एक प्रकार का द्रव्यमान ही है, लेकिन उस वस्तु का कैसा द्रव्यमान है, तो एकांक आयतन में, यानी 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब में उस वस्तु की द्रव्यमान कितनी है, जो उस वस्तु की द्रव्यमान होगी उसको घनत्व कहते हैं। इस प्रकार से हमें बात समझ आएगा। यानी अगर दो घनत्व वाले कोई वस्तु है, मान लीजिए इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व कम है इसका अपेक्षा, तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि इसका घनत्व ज़्यादा है तो आपके मन में क्या भावना बननी चाहिए, आपके मन में यह भावना बननी चाहिए कि वह वस्तु देखने में छोटी लगेगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा द्रव्यमान की होगी। इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व कम है का मतलब क्या कि वस्तु तो देखने में भारी भरकम लगेगी लेकिन वजन उसका क्या रहेगा, कम रहेगा। यह हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट सेशन को, नेक्स्ट स्लाइड को तो समझेंगे और वे को समझेंगे। चाल का सूत्र दोस्तों स्पीड यानी चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय। हमारा वेलोसिटी v बराबर होता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर यह है कि दोस्तों दूरी और विस्थापन, आप सभी को दूरी और विस्थापन का मतलब बता दिया गया है। मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पर हमारा चलती है 3 मीटर और इधर फिर वो चलती है 4 मीटर, तो दूरी का मतलब हुआ कि 3 + 4 जोड़ दीजिए 7 मीटर, ये हमारा दूरी को बता रहा है।
और विस्थापन की बात हुई तो ये हमारा विस्थापन को बता रहा है, यानी इसके रूट में हम कर देते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हमें निकल देगा 5। तो ये हमारा 5 मीटर हमारा क्या विस्थापन को दिखा रहा है, और 3 मीटर हमारा क्या दिखा रहा है, 7 मीटर हमें क्या दिखा रहा है, दूरी को दिखा रहा है। तो चलिए हम दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं और एक लाइन में इस चीज़ को लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें फाइनली मिला कि दूरी हमारा तय करने में हमें 7 मीटर दिखा और विस्थापन हमारा 5 मीटर निकला। दोस्तों यदि कोई वस्तु यहाँ है या हम ही यहाँ है और यहाँ तक आए हैं, यानी कोई स्थान ए है, स्थान ए से हम बी तक आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में हम कुछ ना कुछ समय लिए होंगे। तो जो समय लिए होंगे उस समय से अगर हम इस दूरी या विस्थापन में भाग कर दें तो हमें क्रमशः चाल और हमें वेग देखने को मिलेंगे। इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यह दूरी एस, हमारा चाल एस बराबर क्या है, हमने क्या बताया, ऊपर वाले को बराबर कर दीजिए, यानी एस बराबर डी कर दीजिए। यानी चाल हमारा एक प्रकार की दूरी ही है दोस्तों। विश्वास माने, मैं जैसे बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। चाल एक प्रकार की दूरी है, लेकिन इस दूरी को हम मान लीजिए कहीं चल रहे हैं तो कुछ दूरी तय कर रहे हैं, यही चाल है। लेकिन पूर्णतः यह बात सही नहीं है, चाल बराबर पूर्णतः दूरी नहीं है। अगर इस दूरी को हम लिमिटेड कर दें, किससे लिमिटेड कर दें, लिमिटेड का मतलब होता है सीमित कर दें, किससे, टाइम से लिमिटेड कर दें। तो टाइम से यदि हम इसको लिमिटेड कर देंगे, सीमित कर देंगे, तो हमारा यह चाल की परिभाषा निकल कर आ जाती है। और मैंने पहले ही बताया कि जिससे भी भाग हो उसको हम क्या समझेंगे, एकांक। यानी इस दूरी को हमने बांट दिया है। एकांक मतलब पर यूनिट होता है दोस्तों, एकांक मतलब पर यूनिट, यानी एक में। तो हम ये इस मतलब हम अगर चल रहे हैं तो दूरी तय कर रहे हैं, वह दूरी तय कर रहे हैं। उस दूरी को अगर समय से हम लिमिटेड कर दें, समय से लिमिटेड करने का मतलब हम समय से बांध दें का मतलब समय से अगर भाग कर दें, और भाग करने का मतलब दोस्तों एकांक होता है। एकांक का मतलब या टाइम है, तो इसका मतलब होता है 1 सेकेंड में, या टाइम का अन्य मात्रक 1 घंटा में या 1 मिनट में। तो हम सीधे कहेंगे कि 1 घंटा में जो हमारा दूरी है वही हमारा चाल है। पूरी फिजिक्स की परिभाषा यही निकालेंगे दोस्तों। या 1 सेकेंड में हम जो दूरी तय करिए वही हमारा क्या है, चाल है। अगर हम मात्रक घंटा को, अगर हम समय का मात्रक घंटा में लेते हैं तो हम इसकी परिभाषा क्या बताएंगे, इसकी परिभाषा दूरी का चाल का बताएंगे कि 1 घंटा में हमने जो दूरी तय किया, 1 घंटा जो हमने दूरी तय किया वही हमारा चाल है। उसी प्रकार से वेग क्या है, वेग भी वही है। ये बताता है कि एकांक समय में हमारा जो विस्थापन होता है वही हमारा वेग होता है। यानी हमें क्या जानकारी देता है, यह जानकारी देता है कि पर्टिकुलर 1 सेकेंड में हमारा कितना विस्थापन हुआ, या पर्टिकुलर 1 घंटा में हमारा कितना विस्थापन हुआ, इतना हुआ, तो उस वस्तु का वो वेग कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हम ए से बी तक आए हैं, तो दूरी हमने 7 मीटर तय किया और विस्थापन हमने 5 मीटर तय किया। तो ए से बी तक आने में दोस्तों कुछ ना कुछ हमने टाइम लिया होगा। मान लीजिए कि वह टाइम हमने अपने मन से मान लेते, वह टाइम हमने 2 सेकंड लिया। कितना सेकंड, 2 सेकंड लिया। तो 2 सेकंड लिया है, तो यहीं से हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे और वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, स्पीड बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। दूरी कितना तय किया, 7 मीटर। तो 7 मीटर या दूरी तय करने में कितना समय लगा, 2 सेकंड लगा। हमने परिभाषा क्या बताया कि हमें 1 सेकंड में अगर पता लगा ले कितना दूरी तय किया, वो तो चाल होता है। तो 2 सेकंड में हमने 7 मीटर दूरी तय किया, तो 1 सेकंड में निकालने के लिए हमें 2 से तो भाग करने पड़ेंगे ना, इसलिए यहाँ 2 से भाग किए हैं। तो हमारा क्या निकलेगा, 3.5 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा क्या हुआ, इस वस्तु की हमारी वेग की बात करते हैं तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना हुआ दोस्तों, 5 मीटर। और वेग किसे कहते हैं दोस्तों, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जितना हमारा विस्थापन हो, हमारा क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो 2 सेकंड में, इस 2 सेकंड में 5 मीटर विस्थापन, तो 1 सेकंड में ज्ञात करने के लिए जाहिर सी बात है 2 से भाग करने पड़ेंगे, यानी 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों यह वेग हुई और यह हमारा क्या हुआ, चाल हुआ। यानी यह वेलोसिटी हुई, यह स्पीड होती। स्पीड में हमारा दूरी से कनेक्शन होता है और हमारा वेलोसिटी में विस्थापन से। अतः यही कारण है कि वेग हमारा सदिश राशि है, क्योंकि आप जानते हैं कि विस्थापन सदिश राशि है और चाल हमारा क्या है, अदिश राशि है। बात समझ में आई, क्योंकि दूरी अदिश राशि है और इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों एक बात और चलते चलते बताते चलते हैं कि मान लीजिए इस किसी वस्तु का स्पीड हमारा 3.5 यानी 3.5 मीटर प्रति सेकेंड है। ये अपने आप में क्या कह रहा है, तो अपने आप में यह कह रहा है कि अगर इसी चाल से कोई वस्तु चले तो वह 1 सेकेंड में 3.5 मीटर की दूरी तय करेगी। वही बात वेलोसिटी की बात करते हैं, तो किसी की वेलोसिटी 2.5 मीटर प्रति सेकेंड है। यह अपने आप में क्या कह रहा है, अपने आप में कह रहा है कि यह वस्तु 1 सेकेंड में 2.5 मीटर का विस्थापन तय करेगी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण पे क्या अंतर है। दोस्तों बात समझते हैं, त्वरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हमें अगर बता दें कि पूरी फिजिक्स का त्वरण सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए त्वरण को ध्यान से समझिएगा और तो बात हमारे जाकर क्लियर होगी। मान लीजिए कोई वस्तु दोस्तों, हमारा ये कोई वस्तु है जो भी 10 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड से क्या कर रही है, गति कर रही है 10 मीटर प्रति सेकेंड से। यह वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से हमारा क्या कर रही है, गति कर रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से। और दोस्तों अचानक इसकी स्पीड बढ़ गई, तो स्पीड तभी बढ़ेगी दोस्तों जब इस पर कोई ना कोई बाहरी फोर्स कार्य करेगा। अगर फोर्स नहीं काम करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं। फोर्स काम करते ही अगर मानते हैं कि इसकी स्पीड कुछ समय बाद क्या हो जाती है, 10 मीटर से हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो यह वस्तु में पहले स्पीड हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड था, वेलोसिटी हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड थी, और बाद में हमारा फोर्स एक हमें अप्लाई किए तो कुछ समय बाद 20 मीटर प्रति सेकंड हो गए। तो यह वेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। 20 मीटर प्रति सेकंड की जगह हम 30 मीटर प्रति सेकंड मानते हैं दोस्तों, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो यह वेग में परिवर्तन हुआ। कितने वेग में कितने का परिवर्तन हुआ दोस्तों, तो 10 से हमारा वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा वेग में वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, 20 मीटर प्रति सेकंड की हमारा वृद्धि हुई।
तो वेग में जो वृद्धि हुई या वेग में जो परिवर्तन हुआ वो एकांक समय में कितना हो रहा है, यानी 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हो रहा है। अगर यह हमें जानकारी मिलती है तो यह जानकारी हमें त्वरण से मिलती है। यानी कोई वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो वो एकांक समय में कितना होता है। एकांक समय यानी जाहिर सी बात है कि समय से भाग, यानी वेग परिवर्तन में अगर हम समय से क्या करते हैं, समय से भाग कर देते हैं तो हमारा वेग परिवर्तन तो निकल जाता है कि वेग परिवर्तन 20 मीटर प्रति सेकंड हुआ। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा, वो 1 सेकंड में कितना हमारा परिवर्तन हुआ अगर यह कैलकुलेशन हो जाता है तो हमारा वो त्वरण कहलाता है। यानी हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन हुआ दोस्तों, यह परिवर्तन होने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। मान लेते हैं कि वह टाइम हमारा 2 सेकंड का लगा। कितने? 2 सेकंड का लगा। यानी एक बार फिर से देखते हैं, कोई वस्तु हमारी थी जिसका हमारा वेलोसिटी था 10 मीटर प्रति सेकंड। हमने एक बल अप्लाई किया, तो जब बल अप्लाई किया एफ दोस्तों तो उसकी स्पीड हो गई हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड, और वो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। वो टाइम मान लेते हैं 2 सेकंड में हमारी यह स्पीड हुई है। तो 2 सेकंड में हमारा कितना है क्या वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ दोस्तों? 20 मीटर प्रति सेकंड का हुआ है। तो हम 1 सेकंड में अगर ज्ञात करने की बात करेंगे, यानी एकांक में ज्ञात करने की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/2 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। या 10 मीटर प्रति सेकंड जो 1 सेकंड में हमें पता चला है कि इतना, यानी हर एक 1 सेकंड में हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड इस वस्तु की वेलोसिटी में वृद्धि होती रहेगी हर एक 1 सेकंड में। यह हमें त्वरण जानकारी देता है। त्वरण क्या जानकारी देता है कि वस्तु प्रति सेकंड या प्रति घंटा या प्रति मिनट में कितना उसके वेलोसिटी में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा है, इसको शो करता है। यानी दोस्तों क्या होता है त्वरण? त्वरण कुछ नहीं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी एकांक समय में हुए वेग में वृद्धि या कमी ही त्वरण कहलाती है। यानी दोस्तों वृद्धि होगी तो हमारा त्वरण पॉजिटिव होगा। अगर वेग में कमी भी तो हो सकती है, मान लीजिए कोई वस्तु कोई गाड़ी चल रही है, उसमें ब्रेक लगाते हैं तो वेग में हमारा क्या होती है? कमी होती है। वहाँ पर त्वरण क्या होगा? वहाँ पर त्वरण नेगेटिव होगा दोस्तों। तो वृद्धि और कमी की बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर वही दिखाया गया कि त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। वेक्टर त्वरण एक सदिश राशि है। तो त्वरण ए क्यों सदिश राशि है? क्योंकि इसमें प्लस माइनस की बात आ गई। तो जहाँ प्लस माइनस की बात आती है वहाँ हमेशा सदिश राशि होगा। तो वेग परिवर्तन को मान लीजिए किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वो वस्तु जो है जिसका प्रारंभिक वेग v0 है या v0 है, जिसका वेग t समय में कितना हो जाता है? अगर फोर्स कोई लगाते हैं तो t समय में उसका वेग मान लीजिए v हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ दोस्तों? अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग v0 या v0, ये हमारा वेग में परिवर्तन हुआ। एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होता है वो त्वरण कहलाता है। एकांक समय बोले तो समय से भाग, तो समय से भाग कर दी जाएगी हमारा त्वरण। तो त्वरण कुछ और नहीं दोस्तों, त्वरण हमारा कुछ नहीं है। किसी वस्तु पर हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें वेग में परिवर्तन होता है। वह वेग में परिवर्तन प्रति समय कितना हो रहा है, यह हमें जानकारी देता है त्वरण। यानी अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो दोस्तों इसका मात्रा क्या होता है? हमारे वेग का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रा होता है सेकंड। और सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से हम कहते हैं कि हमारा त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ इसमें समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है गुरुत्वीय त्वरण। आखिर क्या है कि मान लीजिए किसी भी वस्तु का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो यह अपने आप में क्या कह रहा है? तो यह अपने आप में ये कह रहा है कि वह वस्तु प्रति 1 सेकंड में उसके वेग में 10 मीटर प्रति सेकंड की क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर किसी वस्तु का त्वरण -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो यह अपने आप में क्या कह रहा है? या ये कह रहा है कि प्रति सेकंड में कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है? तो 10 मीटर प्रति सेकंड की कमी हो रही है। तो यह अपने आप में कह रहा है कि यह वस्तु 1 सेकंड में अपने गति को -10 मीटर प्रति सेकंड कम कर लेगी, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड कम कर लेगी। यही बता रहा था और कुछ ज़्यादा नहीं दोस्तों। देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का त्वरण ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यह है कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। दोस्तों गुरुत्व बल क्या होता है? तो देखते हैं गुरुत्व बल क्या। न्यूटन के बल के आकर्षण नियम अगर पढ़ेंगे तो दोस्तों न्यूटन ये कहता है कि अगर ब्रह्मांड में कोई भी 2 वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है, कोई भी 2 वस्तु है इसका द्रव्यमान मान लीजिए m2 है, तो ये कहता है कि इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। और इनके बीच अगर दूरी r है तो ये कहता है कि वह जो आकर्षण बल F है यह उनके द्रव्यमानों का अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं। दोस्तों इसको प्रूव कर रहे हैं, हम अभी बताएंगे कि कैसे फार्मूलाओं को प्रूव करता है। हम सीधे सीधे इसकी फार्मूला लिख देते हैं। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? कहता है कि जो इनके बीच आकर्षण बल काम करता है वह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक डॉट m1 × m2 बटा इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के वर्ग। ये कहता है हमारा न्यूटन का क्या? आकर्षण नियम। इस प्रकार आकर्षण नियम जब प्रूव कैसे होगा आगे हम इसी स्लाइड में बताएंगे। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से ये है, कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी 2 वस्तु है उनके बीच कोई ना कोई आकर्षण बल कार्य करता है। वो आकर्षण बल कितना कार्य करता है? तो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं कि गुरुत्व बल क्या होता है। तो गुरुत्व बल का मतलब होता है दोस्तों कि अब न्यूटन कह ही दिया कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी 2 पिंड के बीच हमारा एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसका मान यहाँ से देखिए दोस्तों 2 वस्तु यहाँ पर 2 वस्तु नहीं, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान हमारा यम है, ये दर्शाई गई है, और दूसरी हमारी पृथ्वी दर्शाया गया है जिसका द्रव्यमान क्या है? कैपिटल यम है। और इनके पृथ्वी के केंद्र और इस वस्तु के केंद्र के बीच की दूरी दोस्तों r है, पृथ्वी की त्रिज्या के लगभग बराबर है। अगर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम जो होता है इसको फॉलो करें तो इनके बीच यानी वस्तु और इस पृथ्वी के बीच कोई बल कार्य करेगा तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ये बराबर क्या होगा? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G m1 m2, m1 की जगह पर क्या है? स्मॉल यम है, m2 की जगह क्या है? पृथ्वी है जिसका मान क्या है? कैपिटल यम है, बटा इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी इनके बीच की दूरी क्या है? r स्क्वायर है। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार यह हमारा हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर हमारी यहाँ पर है
तो हमारे पृथ्वी के केंद्र की तरफ एक गुरुत्वीय त्वरण जी काम करता है दोस्तों। जब पृथ्वी के केंद्र के गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के मतलब कोई वस्तु अगर ऊपर जाती है तो वापस देखते हैं गिर जाती है, उसको वेग में मतलब वृद्धि होती है, होना होगा कोई त्वरण कार्य करता है जिसको हम क्या कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और तो वस्तु का द्रव्यमान अगर यम है तो न्यूटन के सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ बराबर एम इंटू ए, यानी एम इंटू जी हो जाएगा, हमारा क्या होगा बल एम इंटू जी हो जाएगा, एफ बराबर एम इंटू जी। यह एम इंटू जी किधर पृथ्वी के केंद्र की तरफ कार्य करता है, तो यह हमारा यह भी बल हुआ जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ कार्य करती है, यानी पृथ्वी बड़ी है इसलिए वस्तु अपने तरफ खींचती है, यानी यह बल और यह बल आपस में क्या होगा, आपस में समान होगा। यानी यहाँ से हमारा क्या एफ बराबर क्या निकला यम जी, यहाँ से हमारा क्या है कैपिटल जी स्मॉल यम कैपिटल यम बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों स्मॉल यम कटेगा, स्मॉल जी के बराबर क्या होगा जी पृथ्वी का द्रव्यमान बटा पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण कुछ नहीं, गुरुत्वीय त्वरण प्रकार का त्वरण ही है। तो गुरुत्व यानी होता है ग्रेविटी यानी हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण जो हमें त्वरण उत्पन्न होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका मान अभी हमने कैलकुलेट किया जी बराबर जी एम आर स्क्वायर, जी एम बटा आर स्क्वायर होता है। जी हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान दोस्तों याद रखिएगा 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और पृथ्वी का द्रव्यमान हमारी कितनी होती है 6 × 10⁻24 kg होती है, और पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये सभी आप याद रखिएगा। इन तीनों को रखकर इसमें हल करते हैं तो जी का मान हमें 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि हम पढ़ते हैं। तो ये अभी बात समझ में आई हकीकत यहाँ से दोस्तों, ये कहाँ से आता है। तो दो चीज़ हमने बताया, त्वरण का मतलब प्रति एकांक समय में हमारा जो वेग में वृद्धि या कमी होता है वह त्वरण कहलाता है। और गुरुत्वीय त्वरण यानी पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण जो हमारे वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका मान हमारा क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला रहा, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेशन को देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द्रव्यमान और भार। दोस्तों अभी हमने द्रव्यमान और भार के बारे में बताया, एक बार फिर द्रव्यमान के बारे में मैंने बताया और भार का भी हमने इंगित किया कि द्रव्यमान और भार क्या होता है, एक बार और समझ लेते हैं और अच्छे से समझ में लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी है। ऐसे पृथ्वी पे कोई वस्तु ऐसे इस प्रकार से रखा हुआ है, इस पृथ्वी कोई वस्तु प्रकार से रखा हुआ है, तो इस वस्तु का कोई अपना द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान यानी कोई वस्तु, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान यानी मास, यानी किसी भी चीज़ का कुल पदार्थ का माप जिसे वह बनी होती है, यानी जो वस्तु जिसे बनी होती है उसके पदार्थ के कुल माप को ही द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान नियम है जो कभी नहीं बदलेगा। अब जो वस्तु किसी चीज़ से मिलकर बनी है तो वो कैसे चेंज होगा, वो कभी नहीं चेंज होगा, वो नहीं चेंज होगा, कहीं भी जाएगा, किसी भी ग्रह हो जाएगी, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन भार किसे कहते हैं दोस्तों, तो यह द्रव्यमान हो गया। भार का मतलब यह होगा कि यह पिंड पर पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचेगी, और किस बल से खींचेगी दोस्तों, एफ बराबर एम जी बल से खींचेगी। क्यों खींचेगी, अब जानते हैं किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर ही चले जाना चाहिए, क्यों नीचे आती है, क्योंकि नीचे की तरफ एक बल कार्य कर रहा है। अभी हमने गुरुत्वीय त्वरण जी काम बताया, कहीं भी गुरुत्वीय त्वरण लिखकर कहीं भी देखिए त्वरण, जाहिर सी बात है त्वरण देखते ही वहाँ पर बल कार्य करना शुरू कर देगा। अब बल कितना काम करेगा, यम इंटू त्वरण यानी यम इंटू जी, यानी एम जी हमारा जो बल है वो किधर कार्य करेगा, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। दोस्तों हम भी अगर हम बैठे हैं तो हमारा द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए हमारा द्रव्यमान हमारा 2 kg है, या हमारा द्रव्यमान मान लीजिए 5 kg है। अब 5 kg यानी पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, इसमें गुणा हम करेंगे तो जो आता है वह बल हम पृथ्वी पर लगा रहे हैं। तो हमारा यम द्रव्यमान की वस्तु है, तो इसके केंद्र की तरफ कोई हमारा बल काम करेगा, वो बल क्या है, यम जी है। यही बल हमारा भार कहलाता है। यानी भार एक प्रकार का क्या है दोस्तों, भार कुछ नहीं, भार एक प्रकार का बल है। अब वो कौन बल है, तो पृथ्वी यानी पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ जिस बल से खींचती है उससे पृथ्वी का आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, उस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, भार कहते हैं। तो दोस्तों एक लाइन में सीधे से बात समझ में आ गई कि द्रव्यमान एक प्रकार का वह वस्तु जिस मटेरियल से मिलकर बनी है उस पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। जबकि भार, हमारा भार क्या है, तो पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल जो क्या होता है, यम जी होता है, को भार कहते हैं। यानी मास किसी भी चीज़ का कुल पदार्थ का माप है जिससे वह बनी हुई है। और भार क्या है, तो भौतिकी में किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के मान को ही भार कहते हैं, जो अभी हमने बताया। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा को प्रकट करता है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले बल को कहते हैं। इस प्रकार परिभाषा के कारण ही दोनों राशियों के मात्रक भी क्या होंगे, अलग होंगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जबकि भार का मात्रक न्यूटन होगा। जाहिर सी बात है क्योंकि भार एक प्रकार का बल है। और एक बात और, द्रव्यमान अदिश राशि जबकि भार सदिश राशि है। दूसरी बात, किसी वस्तु की धरती पर जो द्रव्यमान है वही द्रव्यमान चंद्रमा पर भी होगा ही, क्योंकि वस्तु द्रव्यमान का मतलब कि कोई वस्तु की पदार्थ की मात्रा ही है। मान लीजिए पदार्थ की मात्रा 2 kg है यहाँ, तो वहाँ जाकर ऐसा तो है नहीं कि पदार्थ की मात्रा अलग हो जाएगी, यानी हर ग्रह पर पदार्थ की मात्रा समान ही होगी, किंतु उसका चंद्रमा पर भार उसके धरती पर भार का लगभग 60वां भाग होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारा किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार दिया है और चंद्रमा पर भार पूछता है, मान लीजिए चंद्रमा पर हमें भार पूछ दिया, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या, मान लीजिए डब्लू यानी वेट भार चंद्रमा पर, मून कहते हैं, तो यहाँ पर मून लिख दिए। और पूछ दिया वहाँ पर कि पृथ्वी पर मान लीजिए भार जिसको अर्थ कहते हैं WE/6 होता है हमारा चंद्रमा पर भार। यानी क्यों ये होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा मून पर जो गुरुत्वीय त्वरण होती है वो हमारे अर्थ गुरुत्वीय त्वरण की 6वीं भाग होती है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जाने को देखने को मिल जाता है। तो कह रहा है अब क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि W बराबर क्या होता है, W बराबर यानी भार बराबर होता है, वेट बराबर होता है M × G।
तो अतः जी अलग अलग है तो हमारा भार भी अलग अलग होगा। तो क्या होगा, तो देखिए मूल पर हमारा अगर पूछेगा तो अर्थ का 6वां भाग होता है, WE/6 है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या ये बात वही बात कर रहा है कि किसी वस्तु पर जो हमारा है चंद्रमा पर होगा, किंतु उसका चंद्रमा पर भार उसके धरती पर भार का लगभग 6वां भाग ही होता है। किसी वस्तु को जल या किसी अन्य द्रव में डुबोने पर उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। किसी वस्तु को दोस्तों द्रव में डुबोते हैं तो देखते हैं उसके भार में कमी आती है। किसमें कमी आती है? उसके भार में कमी आती है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी भार में कमी जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि उस पलाव का बल नीचे से काम करने लगता है। तो वही बात कर रहा है, किसी वस्तु को जल या किसी अन्य द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव्यमान नहीं बदलता, किंतु उसका भार कम हो जाता है। जैसे उस पलावन पर जब कार्य करने लगेगा तो भार कम होगा ही। तो किसी स्थान पर किसी वस्तु के द्रव्यमान मान लीजिए यम है और उसके भार W में निम्नलिखित संबंध होता है, यानी W बराबर हमारा क्या होता है, यम इंटू जी। इस प्रकार से हमारा द्रव्यमान और भार में दोस्तों अंतर रहा। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है संवेग और आवेग। दोस्तों ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं बताऊंगा संवेग क्या होता है। तो दोस्तों देखिए संवेग का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में है तो उस वस्तु की सन्हति को हम संवेग कहते हैं। तो मान लीजिए कि यह यम है, कोई वस्तु द्रव्यमान का v वेग से चला रही है। दोस्तों याद रखिएगा सन्हति का मतलब ये होता है सन्हति का मतलब होता है सन्हति का मतलब होता है द्रव्यमान, और सन्हति का मतलब होता है कि उस वस्तु का एग्जैक्ट जो पोजीशन है उस पोजीशन में उसके कितने मतलब एक प्रकार का उसके अंदर प्रक्षेप है। तो मान लीजिए कोई वस्तु का द्रव्यमान यम है, लेकिन अगर वेग से दौड़ने लगता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक और शक्ति डेवलप हो जाती है जो वेग के रूप में धारण कर लेती है। तो उसके टोटल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए दोस्तों तो साधारणतः द्रव्यमान, और कोई वस्तु 2 kg का है, कोई आकर टकराता है इस पर तो 2 kg के हिसाब से उसको चोट लगती है। दोस्तों यह वस्तु अगर वेग में रहता है और फिर अगर वही वस्तु टकराती है कोई दूसरा, जो यहाँ पर हमने टकराने की बात कही, तो हमें ज़्यादा बल का अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा चोट लगती है। क्यों? उसके संवेग के कारण है। तो इस प्रकार से संवेग कह सकते हैं कि संवेग क्या है, तो संवेग हमारा क्या है, द्रव्यमान है और वस्तु का जो वेग है इसके वजह से जो इसकी सन्हति है वही हमारा संवेग कहलाती है। यानी किसी वस्तु की वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग सदिश राशि है क्योंकि इसका एक परिमाण होता है और एक दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है। जैसे परिमाण भी हुआ, दिशा क्या हुआ दोस्तों, तो जिधर वेग जा रहा है, जिधर हमारा वस्तु गतिमान है, तो जाहिर सी बात गतिमान है तो कोई ना कोई फोर्स कार्य कर रहा होगा। तो जो फोर्स कार्य कर रहा होगा जिसकी वजह से गतिमान है, तो हमारा जो वेग की दिशा रहेगी वही हमारी संवेग की भी दिशा रहेगी। तो P बराबर हमारा दोस्तों क्या होता है, यम इंटू यम का। समय एक संरक्षित राशि का मतलब होता है दोस्तों जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय में कुल संवेग स्थिर रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कोई वस्तु हमारा v वेग से चल रही है, बड़ा सा यम है, और यह वस्तु जो है कई टुकड़ों में परिवर्तित हो गई। कई टुकड़ों में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो मान लीजिए इसका द्रव्यमान छोटा छोटा यम हो गया और इन सबका वेग मान लीजिए कि इसका v1 v2 v3 हो गया, तो इस सभी पर्टिकुलर का जो संवेग होगा, इनके संवेग का योगफल इस संयोग के बराबर होगा। यानी पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग, यानी संवेग हमेशा संरक्षित होता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं, सेम टू सेम वही बात इसमें पढ़ते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आवेग क्या होता है। आवेग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आवेग क्या होता है। चलिए देखते हैं आवेग क्या होता है। दोस्तों आवेग का मतलब जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल, यानी जो समय के लिए हम बल को लगाएंगे गुणनफल को, उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हम कोई बड़ा सा यफ बल लगाते हैं, और वह यफ बल मान लीजिए कि कोई छोटा सा टाइम को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल टी टाइम के लिए लगाते हैं, तो यह बल इंटू टाइम का गुणनफल ही हमारा क्या कहलाता है, बल इंटू टाइम का गुणनफल भी हमारा क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। एक्चुअल में आवेग का मतलब क्या होता है, सीधे आप समझिए। आवेग का मतलब सीधे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु हमारा है यम द्रव्यमान का और कोई भी वेग से ये चल रही है, इस पर कोई बल यफ लगाते हैं, तो किसी एक छोटे टाइम के लिए अगर बल हमने यफ लगाया है तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग कार्य में भी परिवर्तन होगा। तो यह पर्टिकुलर जो टाइम में जो हमारा संवेग में परिवर्तन हुआ यही हमारा आवेग कहलाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। यानी एक छोटे समय में हमारे किसी वस्तु पर अगर हमने बल लगाया तो वो किसी छोटे समय में उसके संवेग में जो परिवर्तन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है हमारा आवेग। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ये प्रूव करा रहे यफ बराबर हम क्या बताए थे, संवेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल आपको बताए थे। इसको प्रूव भी करवाए थे, कैसे करवाए थे आप जरूर देखिएगा प्रीवियस वीडियो को। तो यहाँ से डेल पी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से डेल पी बराबर क्या होगा, यफ इंटू डेल टी हो जाएगा। यफ इंटू डेल टी ही हमारा आवेग कराता है, तो क्या इसको आवेग आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आपको समझ में आया, संवेग में तुरंत जो परिवर्तन होता है वही हमारा आवेग कहलाता है, आवेग से मापते हैं। या डायरेक्ट हम कहते हैं तो इसका क्या हमारा मात्रक हो गया दोस्तों, तो न्यूटन इंटू सेकेंड हमारा आवेग का मात्रा होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड हमारा मूल मात्रा होगा। संवेग का मात्रा क्या होगा दोस्तों, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रा किग्रा और इसका मात्रा मीटर प्रति सेकेंड। और संवेग का मात्रा हमारा होगा किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड, इसका न्यूटन मीटर। और संवेग में परिवर्तन का भी मात्रा क्या होगा आप ही बताइए।
संवेग के परिवर्तन के मात्रक भी हमारा किग्रा मीटर प्रति सेकंड होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम आवेग का मात्रक यह भी कर सकते हैं। तो क्या होता है संवेग, क्या होता है आवेग, तो बात समझ में आ गई दोस्तों। तो संवेग का मतलब द्रव्यमान इंटू वेग को हम संवेग करते हैं, जबकि एक छोटी सी टाइम में संवेग में जो परिवर्तन हुआ वो आवेग हुआ। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वस्तु पर हम अगर बल लगाए तो सोते अंतराल पर जो बल लगाया उस बल और सोते अंतराल का टाइम के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है 7 नंबर, कार्य और शक्ति। दोस्तों कार्य और शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। कार्य क्या है, देखिए फिजिक्स की भाषा में कार्य किसे कहते हैं, तो भौतिकी में कार्य का होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु में कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो। अतः किसी वस्तु पर लगाया गया बल, देखिए दोस्तों अगर विस्थापन होगा तभी कार्य होगा। मान लीजिए किसी वस्तु में हमने बल लगाया, किसी वस्तु में हमने बल लगाया, यह वस्तु ये बल लगाया, इसमें विस्थापन नहीं हुआ तो हमारा वह बल निरर्थक होगा, फिजिक्स के शब्दों में से कार्य नहीं कहेंगे। तो कार्य होने के लिए विस्थापन आवश्यक है। तो हमने बल लगाया, इस वस्तु में हमारा कुछ विस्थापन भी हुआ, तो उस बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम कार्य कहते हैं। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर हमने ये बल लगाया है, यह वेक्टर ये बल लगाया है, ये एफ वेक्टर लगाया तो यह वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ डी तक विस्थापित हुई, क्योंकि जिधर बल लगाया है उसी दिशा में विस्थापित हुई है, इसलिए किया गया कार्य बराबर एफ इंटू डी हो गया। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं, लेकिन वस्तु का विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, उस कंडीशन में हमने ये बल इस दिशा में लगाया, लेकिन वस्तु विस्थापित हुई हमारी इस दिशा में थीटा कोण के एंगल में, तो वहाँ पर डब्ल्यू बराबर होता है एफ डी कास थीटा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये डी कास थीटा कहाँ से आ गया। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं आसानी से। मान लीजिए कि वस्तु का विस्थापन हो रहा है किधर, इस दिशा में हो रहा है, और इस दिशा में हमने बल लगाया है, लेकिन वस्तु विस्थापित किधर हो रही है, इस दिशा में हो रही है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर अगर इस प्रकार से अगर एक लाइन खींचते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और कार्य बराबर होता है एफ इंटू डी। सीधे बात करें तो कार्य बराबर एफ इंटू डी, यानी बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो दोस्तों हमारा बल तो इधर लग रहा है, लेकिन विस्थापन इधर लग रहा है, इसलिए हम इधर की तरफ जो बल कार्य करेगा वो निकालेंगे। दोस्तों ये क्या है हमारा, ये है हमारा, अगर इसको हम 90 डिग्री एंगल का समकोण त्रिभुज मान लें तो ये हुआ 90। तो दोस्तों कास थीटा ये हुआ हमारा थीटा। कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। ये आधार क्या है, यही है जो विस्थापन की दिशा में बल लग रहा है। इस बल को हम मान लेते हैं एफ डैश बटा आधार बटा कोण। कोण हमारा क्या है दोस्तों, कोण हमारा एफ बल है, यानी एफ। अगर इस एफ डैश को हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ कास थीटा आएगा कि नहीं आएगा, एफ कास थीटा आएगा ना, मैंने इस दिशा में विस्थापन की दिशा में जो बल रहेगा वो क्या आएगा, एफ कास थीटा आएगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू बल की दिशा में हमारा जो विस्थापन आता है। तो एफ हमारा ये कौन है, विस्थापन इधर लग रहा है उधर बल, इधर प्रभावी बल हमारा क्या आया, एफ कास थीटा आया ना, एफ डैश इसे मानते हैं इंटू डी। तो कुल मिला के एफ डी कास थीटा यहाँ से हमें देखने को मिलता है। यह हमारा कार्य की क्या हो गई दोस्तों, परिभाषा हो गई, और कार्य की फॉर्मूला कहाँ से डेवलप हो गई यह भी बताया। और हम आगे बता देते हैं कि आखिर कार्य और पावर में क्या डिफरेंस होता है। चलिए दोस्तों यह जान लेते हैं कार्य और शक्ति में क्या अंतर होता है। दोस्तों कार्य और शक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं पावर की। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या कुल मिलाकर दर का मतलब होता है समय से भाग दोस्तों, यानी एकांश समय में, यानी पर्टिकुलर 1 सेकेंड में या 1 घंटा में हम कितने कार्य को कर ले रहे हैं, इसे शक्ति कहते हैं। यह भी एक अदिश राशि है, और पी बराबर डब्ल्यू बटा टी, यह भी एक अदिश राशि है दोस्तों, हमारा कार्य भी और पावर भी। लेकिन दोनों में अंतर क्या हो गया दोस्तों, जल्दी जल्दी देखते हैं। तो पी बराबर हमारा होता है डब्ल्यू बटा टी, यानी पी भी एक प्रकार का कार्य ही है, लेकिन पी भी एक प्रकार का कार्य है, लेकिन इसे समय से हम बांध देंगे। और कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है, इसे जरूर याद रखिएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो पी बराबर डब्ल्यू बटा टी, क्योंकि वाटसन ने इसका खोज की थी इसलिए उनके नाम से वाट हमने रख दिया, वाट। तो पी बराबर डब्ल्यू बटा टी, यानी सामर्थ्य हमारा या शक्ति हमारा एक प्रकार का कार्य है, लेकिन उस कार्य को समय से हम लिमिटेड कर दिए हैं, यानी एकांश समय, यानी हमें हमारा शक्ति क्या देता है, कार्य कुशलता को बताता है। मान लीजिए हम कह दिए कि कोई व्यक्ति 10 जूल कार्य किया, एक व्यक्ति 100 जूल कार्य किया। हम आपसे पूछेंगे कि कौन कार्य कुशल है, यानी कार्य करने में कौन कुशल है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, आप सीधे कहिएगा 100 जूल वाला कार्य करने में कुशल है। चलिए ठीक है, आपका जवाब मान लेते हैं। तो अब देखिए, अब 10 जूल जो यह कार्य किया है एक दिन में मान लेते हैं कि कार्य किया, जो 10 जूल काम किया वो एक दिन में काम किया है, और जो 100 जूल काम किया है दोस्तों उसको मानते हैं कि वह 100 दिन में काम किया है, 100 दिन में काम किया। अगर हम इसी पी को निकालते हैं तो पी बराबर डब्ल्यू बटा टी होता है। एक बार 10 जूल काम हमारा हुआ है कितना, एक दिन में निकला है, तो हमारा 10 वाट निकल आएगा, या इसको कहें तो 10 जूल प्रति दिन निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर मात्रक दिन है, यानी 10 जूल प्रतिदिन। और दूसरा हमें क्या दिखाई दिया, दूसरा दिखाई दिया कि एक व्यक्ति 100 जूल जो है काम करता है, लेकिन कितने दिन में, 100 दिन में करता है। तो इससे अगर हम पी निकालते हैं तो इससे हमें क्या में निकलेगा कि 1 जूल पर डे निकला, 1 जूल पर दिन, यानी एक ही जूल एक दिन में काम करता है, या एक ही दिन में 10 जूल काम, कौन कार्य करने में कुशल हो गया दोस्तों, जाहिर बात है, आपने बता दिया यह कार्य करने में कुशल हो गया। यानी कार्य कुशलता हमें निकालना पड़ेगा या क्षमता हमें निकालनी पड़ेगी, तो हमें समय से इसे बांधना ही पड़ेगा, हमें समय से इसको बांधना। मान लीजिए हम किसी को काम दे रहे हैं, कोई वस्तु मान लीजिए घर पेंट करने के लिए दे रहे हैं, एक मजदूर जो है एक ही दिन में पूरे घर को पेंट कर देता है,
और दूसरा मजदूर आता है उससे 100 दिन लगाता है, 10 दिन लगाता है। कौन कार्यकुशल है? जो कम समय में ज़्यादा काम को करता है। तो यही हमारा सामर्थ्य क्या बताता है कि प्रति एकांक समय में कोई वस्तु कितना हमारा जो कार्य कर दिया है, इसकी क्षमता को बताता है, इसलिए इसको क्षमता कहते हैं या पाते हैं ये। यानी पावर एक प्रकार का हमारा कार्य है, लेकिन कैसा कार्य? तो 1 सेकेंड में कोई व्यक्ति कितना कार्य करता है वो हमारा, या कोई मशीन कितना कार्य करता है वो हमारा पावर बताता है, या 1 घंटा में कोई वस्तु कितना कार्य करता है वो हमारा पावर बताता है। कुल मिलाकर अगर हम किसी वस्तु का देख P बराबर कह दे 10 वाट है, इसका मतलब ये क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि वाट का एक अनुमात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है। क्यों? इसका मात्रक जूल, इसका मात्रक सेकंड, जूल प्रति सेकंड, यानी यह मात्र बताता है कि 1 सेकंड में वह व्यक्ति 10 जूल कार्य कर लेगा। ये जानकारी मिलता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? तो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों, और लास्ट टॉपिक हमें देखने को मिलता है कि आखिर फिजिक्स की फार्मूला कैसे बनती है। चलिए दोस्तों, लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। तो हमने बताया कि फार्मूला निर्माण हेतु, फिजिक्स की फार्मूला निर्माण हेतु निम्न स्टेप का पालन करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, 2 राशियों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। वो संबंध या तो अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल हो सकता है, या तो व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल हो सकता है। दूसरा स्टेप, ऐसे किसी एक विशेष राशि का कई राशि के साथ संबंध हो सकता है, अतः सभी राशि के साथ अलग अलग संबंध स्थापित करते हैं। यानी अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, एक विशेष राशि का कई राशियों से संबंध हो सकता है, अलग अलग करेंगे। अब क्या करेंगे? तीसरा स्टेप में सभी संबंधों को एक साथ जोड़ते हैं। यह संबंध ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रूप में होता है। यदि एक राशि किसी दूसरे राशि की तुलना में ज़्यादा बड़ी या छोटी परिवर्तन को दर्शाती है तो उसे स्क्वायर, क्यूब या रूट, मैंने स्क्वायर क्यूब यानी ज़्यादा दिखाएगा तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, छोटा होगा तो उसे रूट के रूप में आवश्यकता अनुसार व्यक्त करते हैं। जब अब अंत में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर उसके जगह पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, जैसे ये बराबर एम इनटू ये। देखिए दोस्तों, इसको हम बता देते हैं कि कैसे हम किसी भी फिजिक्स की फार्मूला बनाते हैं। क्या हम खुद फिजिक्स की फार्मूला बना सकते हैं कि हाँ जी आप ही फिजिक्स का फार्मूला बनाइएगा? देखिए कैसे। मान लीजिए कि हमें बल के बारे में जानकारी लेना है कि बल क्या होता है, हमें बल के बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, बल के बारे में जानकारी लेना है, जो हमारा बल लगता है। बल तो जानते ही हो। मान लीजिए कोई हमारा वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है और यह चल रही है, तो उसके अंदर त्वरण ए है। अब आप ही समझिए कि पहले हमने बताया है कि अलग अलग वस्तु यानी एक यफ का यम के बीच रिलेशन निकालेंगे और दूसरा यफ का ए के बीच रिलेशन निकालेंगे। क्या है? देखो लिखे हैं, 2 राशियों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। वो संबंध या तो अनुक्रमानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती। दोस्तों, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई 2 राशि है, एक राशि ए है, एक राशि बी है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि यदि यह राशि बढ़ी तो यह भी बढ़ने लगे, और यह घटी तो यह भी घटने लगे, जिसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर ए अभी कोई राशि है, ये बढ़े तो ये घट जाए, और ये घटे तो ये बढ़ जाए, तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो अनुक्रमानुपाती में हम सीधे सीधे ऐसे कर देते हैं, ये अनुक्रमानुपाती है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा। अब व्युत्क्रमानुपाती का करते हैं इनवर्स कर देते हैं, यानी 1/b कर देते हैं। इससे जाहिर सी बात है कि ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, क्योंकि बटा के नीचे हर के रूप में। तो ये व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन दिखाता है, ये अनुक्रमानुपाती रिलेशन दिखाता है। यही 2 रिलेशन हमारे फिजिक्स की फार्मूला को जो है बनाता है। अब आप ही बताइएगा कि हमें बल की कैलकुलेशन करते हैं अपने मन शक्ति के हिसाब से बताइएगा कि बल कब ज़्यादा होगा। जब वस्तु मान लीजिए कि एक छोटी होगी तो बल का प्रभाव बताइए क्या होगा, और जब वस्तु बहुत बड़ी होगी तो बल का प्रभाव बताइए क्या होगा। मान लीजिए वस्तु छोटी है तो बल क्या होगा आपके मन के हिसाब से? क्या बल क्या होना चाहिए? छोटी वस्तु में ज़्यादा बल होना चाहिए कि बड़ी वस्तु में? तो जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि छोटी वस्तु है तो बल भी छोटा हमारा हो जाएगा। यानी ये अगर छोटा है तो हमारा ये भी छोटा हो जाएगा। ये हमारा छोटा है, मान लीजिए ये छोटा है तो हमारा बल भी थोड़ा कम लगेगा। और मान लीजिए कि द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है तो आपका मन स्थिति क्या बता देगा? अतः बल भी उसमें ज़्यादा काम करेगा। यानी इनके बीच कौन सा हमारा होना चाहिए? चिन्ह कौन सा संबंध होना चाहिए? अनुक्रमानुपाती का आता है इनके बीच, अनुक्रमानुपाती। और त्वरण कहते हैं। त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर, यानी 1 सेकंड में कितना। मान लीजिए किसी वस्तु में 1 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का जो है हमारा वेग में परिवर्तन हुआ। दूसरे किसी वस्तु में, उसी वस्तु में मान लीजिए कि 1 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का क्या हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ उसी वस्तु में। तो इससे क्या इंगित हो रहा है कि इस कंडीशन में ज़्यादा बल लगा होगा, बल लगेगा तभी वेग में परिवर्तन होगा, या इस कंडीशन में ज़्यादा बल लगा होगा? सही जवाब। आपने कहा कि यदि कम हमारा वेग में परिवर्तन हुआ होगा तो बल हमारा कम रहा होगा। माने यदि ये कम रहा होगा तो बल भी हमारा कम रहेगा, और ये अगर बढ़ा हमारा ज़्यादा रहा होगा तो बल भी ज़्यादा रहा होगा। ये रिलेशन अनुक्रमानुपाती होता है, यानी यफ अनुक्रमानुपाती, ये ए हुआ। दोस्तों, ये हमारा 2 स्टेप हमारा फॉलो हो गया। एक स्टेप ये और एक स्टेप ये 2 हो गया। तीसरा कहता है स्टेप कि अब सभी संबंध को एक साथ जोड़ते हैं। इन सभी को एक साथ जोड़ने के लिए हमने जोड़ा, तो सबको एक साथ जोड़िए तो एक अनुक्रमानुपाती m इंटू ए। देखिए देखा है कि यह ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में होता है। अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो डिवीजन, और अनुक्रमानुपाती है तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में दर्शाते हैं। यदि एक राशि क्यूब या रूट के रूप में, दोस्तों ये कह रहा है कि मान लीजिए कि इसका रिलेशन बहुत, माने ये थोड़ा सा ही बढ़ा तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें स्क्वायर लगाने पड़ते कि छोटा सा ये बढ़ेगा तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे हम आगे देखेंगे दोस्तों, आगे का फॉर्मूला भी प्रूव करेंगे तो इसी आधार पर करेंगे, पर ये देख लेते हैं। तो ये बराबर m इंटू ए। अब आगे है कि अब अंत में अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाकर उसकी जगह बराबर चिन्ह लगाते हैं। यानी अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा दोस्तों? तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाकर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो देखिए क्या होगा। तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाकर ए पर बराबर हम डायरेक्ट क्या करेंगे? m इंटू ए लिखेंगे। m इंटू ए बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक कांस्टेंट तो जरूर लगाते हैं। मान लीजिए वो कांस्टेंट क्या k है। तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर जब पाया गया तो k का मान हमारा क्या निकला? 1 निकला। तो 1 जब आया तो ये पर बराबर डायरेक्ट m इंटू ए हमारा बल का फार्मूला की व्युत्पत्ति हुई। दोस्तों इसी प्रकार से फार्मूला की व्युत्पत्ति पहले करी जाती थी, और हमें विश्वास है कि आपको यह बात जरूर समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों,
दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही लंबा रहा है भले ही, लेकिन दोस्तों बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थी। हमने देखा कि आखिर फार्मूला का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, और फार्मूला कैसे डिराइव की जाती है। क्या हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं? हाँ करिए, बैठ के करिए, सोचिए मन में कि ये बढ़ा तो ये घटेगा, क्या हुआ, रिलेशन निकाल कर फार्मूला आप भी डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए ये सेशन बहुत ही लाभकारी रहा होगा। और अगर दोस्तों आपके लिए लाभकारी है तो प्लीज़ हमें आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हमारे वीडियो से लाभान्वित हो। चलिए दोस्तों, तब तक नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।